हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और हम रिलेशन का प्रूफ करेंगे R = F/2। कल बेटे हम लोगों ने किया था अवतल दर्पण में। पिछले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण से इमेजेस बनाए थे डिफरेंट प्लेसेस पे रख के ऑब्जेक्ट को। आज हम उत्तल दर्पण के साथ वही काम करेंगे। तो पहले हम आपका ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं कि कैसे होता है। अवतल दर्पण में बेटे बहुत सारी पोजीशंस पे हमको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ा था, कभी अनंत पे, कभी अनंत और C के बीच में। यहाँ पे जो उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही केस बनेंगे, एक तो अनंत में और दूसरा हम उसको जब मिरर के सामने रखेंगे। ठीक है बेटे, चलिए करते हैं। हमारा जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए भी हमें वही रूल्स हैं चारों के चारों जो कल हमने अवतल दर्पण के लिए किए थे। वो क्या थे कि अगर पैरेलल आती है रे तो वो परावर्तन के बाद अपना फोकस में से होके ऐसा लगता है कि फोकस में से आ रही है, उसमें क्या था फोकस में से क्रॉस हो रही थी। चलिए नोट करते हैं उसको। वही आपके चार लॉज जो थे वो एक बार फिर से हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। क्या आपका पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, आपको बनाना है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है बेटे, उत्तल दर्पण में आपका जो पेंटेड साइड है वो इधर रहता है और रिफ्लेक्टेड साइड उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है, अभी इसका पोल आपको यहाँ पता है और उत्तल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर होता है, क्योंकि देखिए ये सर्कल बनाएंगे तो पेंटेड साइड की तरफ होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो फोकस है वो भी पेंटेड साइड की तरफ होता है। ओके बेटे, ये बना लिया आपने। अब आपका क्या था, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, उसका परावर्तन हुआ, ये परावर्तन हुआ, तो वो परावर्तन के बाद आपको ऐसा लगता है कि F पे से आ रही है या फिर F पे मिलने का आभास हो रहा है हमें। कैसे, ये हम इसको डॉटेड लाइन से बेटे शो करेंगे, क्योंकि मिरर के पीछे तो पेंट है, कोई लाइन जा नहीं सकती, ओरिजिनली रियल में नहीं जा सकती, हम उसको इमेजिन करेंगे, इसलिए इसको इमेजिनरी इमेज भी बोलते हैं या फिर काल्पनिक इमेज बोलते हैं इसमें जो बनेगी। और ये आपने ऐसे, ये फर्स्ट लॉ हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी कोई रे आई, परावर्तन के बाद हमको लगता है कि वो F में से आ रही है, ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ बेटे वही फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, अपना ये कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए, उत्तल दर्पण, यहाँ पे पोल, यहाँ पे आपका फोकस और यहाँ पे कहीं पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड हमारा लॉ क्या कह रहा था कि अगर कोई रे C से आ रही है, अगर कोई रे C से आ रही है, आपको लंबवत किरण लेनी है। यहाँ पे कैसे आपको डॉटेड लाइन में बेटा शो करना होगा, ये देखिए डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे। तो डॉटेड लाइन से जब आप शो करेंगे, यहाँ पे आपकी C से आती हुई और जाती हुई किरण एक ही होगी। अपने प्रतिबिंब के वक्रता त्रिज्या से, वक्रता केंद्र से आती हुई किरण लंबवत किरण होती है और वो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में उसका दिशा परिवर्तन होता है। ठीक है, वो परावर्तित होके उसी दिशा में वापस चली जाती है। ये आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ आपका क्या है, फिर से आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, अपना मिरर बना लीजिए, ये आपका पेंटेड साइड हो गया, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर कोई रे F से आती हुई दिख रही है, इंसिडेंस रे, आपने कोई इंसिडेंस रे यहाँ से डॉटेड लाइन से आपने लेनी है, ये आपकी कोई इंसिडेंस रे आपको लग रहा है कि F से आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद आपकी जो है पैरेलल हो जाती है इंसिडेंस रे को। ठीक है बेटे, ये आपकी पैरेलल हो जाती है इंसिडेंस रे को। और फोर्थ में क्या था, फिर से आप इमेज अपना मिरर बना लीजिए, पोल बनाइए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। इसमें क्या है कि अगर कोई रे, इसको पेंट करना मत भूलिएगा बेटे, कोई रे किसी एंगल पे इंसिडेंस हो रही है P पे, तो वो सेम एंगल बनाते हुए
रिफ्लेक्ट होती है। बेटे आपको एरोज़ बनाने नहीं भूलने हैं। एरोज़ पे आपको डायरेक्शन से पता चलता है कि इंसिडेंस रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। ठीक है बेटा जी, ये हो गया आपका। इसमें आपका जो F और C है वो मिरर के पीछे होता है, अवतल दर्पण में F और C मिरर के आगे होता है। ओके, यहाँ तक हो। ये 4 जो लॉज हैं, रूल हैं, इनकी हेल्प लेके हम अपने इमेजेस बनाएंगे। 2 इमेजेस में ही इसको हमको समझना है, इसमें ज़्यादा हमारे पास क्योंकि इस साइड पे कुछ है नहीं। ओके बेटे, ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 है। फर्स्ट में हम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को अनंत पे रख लेते हैं। अनंत पे ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो आप अपना, अगर जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर है, तो कैसे? सबसे पहले तो आप अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, आप मिरर बना लीजिए, उसको पेंट कर लीजिए, उभरा हुआ साइड उसका परावर्तक सतह, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटे, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट हमेशा परावर्तक सतह के सामने रखना है, F और C की तरफ नहीं जाना है, अवतल दर्पण से कंपेयर नहीं करना है। हम मिरर के पीछे जा ही नहीं सकते, चाहे आप इधर रख लो मिरर को, इस साइड पे रख लो, क्योंकि मिरर के पीछे तो पेंट है। तो हमको कौन सी साइड पे रहना है? जिधर परावर्तन हो रहा है, हमें परावर्तन वाली साइड के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है। आपने यहाँ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अपना रख दिया। ठीक है बेटे, अब आपने प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक रे ले ली। ओके बच्चे, पैरेलल रे ले ली। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो जो परावर्तन है, परावर्तन के बाद हमको लगता है कि वो कहीं F से आ रही है। जब मिरर के पीछे आपने लाइन दिखानी है तो डॉटेड लाइन से दिखाना है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, रियल लाइंस नहीं है। मिरर के पीछे हम नहीं जा सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, हमको बस आभास हो रहा है। तो ये हमको ऐसे लगता है कि F से आ रही है। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी रे जो कि वापस आ गई। अब हमको एक और रे चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब में हमको कम से कम 2 रे चाहिए जिसको मिलने पे हमारा इमेज बनेगा। सॉरी, हमने अनंत की बात की थी बेटा, यहाँ पे हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया है। अनंत पे जो वस्तु है वो हमको नहीं दिख रही है, बहुत दूर है ना, हमको नहीं पता कहाँ है। और अनंत पे जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे जो रेज आती हैं हमेशा पैरेलल आती हैं। ये तो आपने देखा है ना, स्ट्रेट आती है और पैरेलल आती हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ये आपकी एक और रे आप ले लीजिए कोई भी, ये आपने ले ली एक और रे पैरेलल। इसका भी जब परावर्तन हुआ तो ये भी आपको लगेगा कि F से आ रही है, और आपने इमेज जो मिरर के पीछे लाइन बनानी है वो डॉटेड लाइन बनानी है, और जो परावर्तक सतह की तरफ बनानी है वो आपने डार्क लाइन बनानी है। बेटे आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से जब करोगे ना बेटे, तो बहुत अच्छे से क्लियर इमेज बनेगा। अभी बिना उसके करेंगे तो थोड़ा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। आप तो आराम से स्केल पेंसिल यूज़ करके इसको बनाएंगे, इधर डॉटेड लाइन बनाएंगे, इधर आप आराम से डार्क लाइन बनाएंगे। और फिर हमारा इमेज का डेफिनेशन क्या है कि 2 लाइनें परावर्तन के बाद, प्रकाश की 2 या 2 से ज़्यादा किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ पे आपका बनता है प्रतिबिंब। ये कहाँ पे मिल गई? F पे। तो इसका मतलब जो अनंत में कोई वस्तु थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F पे। ओके बेटे, याद रह जाएगा। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना? प्रतिबिंब आपको मिल जाता है F पर। और ये प्रतिबिंब रियल है या इमेजिनरी, ये आप बता सकते हो ना बेटे देख के। आप सोचो क्या है, ये वास्तविक है या काल्पनिक? काल्पनिक है, क्योंकि हमने कल्पना की है कि रेखाएं मिल रही हैं, ये रियल नहीं है। ओके, उसके बाद ये हमारा मिरर के पीछे मिलता है और ये वस्तु के साइज से छोटा है। ये देखिए बिंदु के समान मिला है हमको। अगर किसी चीज़ का इमेज बन रहा है वो अनंत पे है, इसका मतलब बहुत बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे एक डॉट के रूप में हमको उसका इमेज मिला है। तो इमेज हमको एक तो F पर मिला, और आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में छोटा होगा इमेज, और आपका जो है इमेज वो होगा
आभासी इमेज होगा, काल्पनिक होगा आपका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब की प्रकृति आप बता सकते हो यहाँ से। ओके बेटे, ये हो गया आपका केस जब है वस्तु अनंत पर। अब हमको देखना है जब वस्तु हमारी मिरर के सामने है, जिसको हम डिस्टेंस जिसका मेजर कर सकते हैं। उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सेकंड केस है जब वस्तु दर्पण के सामने है। उस केस में देखिए क्या है, फिर से बेटा अपना बना लीजिए आप, ये आपका कन्वेक्स मिरर। ओके बेटा, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे आपका फोकस। अब तक तो सारे बच्चे इजीली ड्रॉ कर पा रहे होंगे। ओके, अभी हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख दिया कोई भी ऑब्जेक्ट। अभी हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर देते हैं, पैरेलल रे आई, और ये इसका हो गया रिफ्लेक्शन, और ये हमें क्या डॉटेड लाइन से हमको एफ पे मिला देना है इसको। ठीक है बेटे, अब आप एक रे सी से उठाओ, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ इस डायरेक्शन से लेके आओ, यहाँ से तो स्ट्रेट, और यहाँ पे आप इसको डॉटेड लाइन में शो कर दो। ठीक है, ये गई इधर और वापस भी इसी डायरेक्शन में ये आती है। लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरण का पथ वही रहता है परावर्तन के बाद। ये हो गया। अब ये पॉइंट पे दोनों कट कर गई ना बेटा, ये पॉइंट पे कट कर गई। यहाँ पे आप अपना इमेज बनाओगे। ये अगर ए बी है तो ये आपको ए डैश बी डैश इमेज मिल जाएगा। ओके बेटे, क्लियर हो गया। और ये इमेज जो आपको मिला है वो एफ और पी के बीच में मिलेगा हमेशा। अवतल दर्पण में हमें कहीं पे भी कभी भी इमेज एफ और पी के बीच में नहीं मिला। इसमें आप कहीं पे भी इसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, आपका जो इमेज है वो एफ और पी के बीच में ही आएगा। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, एक तो ये जो दर्पण बना है, प्रतिबिंब बना है, वो एफ और पी के बीच में बना है। लिख सकते हैं ना बेटा, देख के ही लिख सकते हैं, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने वो लॉज लर्न कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमको ही कहीं पे भी वो हमको ऑब्जेक्ट दे दे, हमको वो लॉज आते हैं तो हम अपना डायग्राम बना देंगे, और उसके बाद हम अपनी इमेज की प्रकृति भी बता सकते हैं। ये एफ और पी के बीच में बना और ये सीधा बना है, देख रहे हैं आप कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, और आपका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और क्या कह सकते हैं, और ये आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब जो है ये आपका इमेजिनरी, मतलब आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब मिलता है यहाँ पे हमको। ये सारी प्रकृति आप बेटे लिख सकते हो। अभी केस है कि अगर ये ऑब्जेक्ट दूर हो जाता है या पास हो जाता है तो आप अपने आप बना के देखिएगा कि क्या हो रहा है। अगर आप दूर करते जाएंगे तो ये जो इमेज है ये भी पीछे होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। अगर आप मिरर के पास जाते जाएंगे तो इमेज भी पास आती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। ओके बेटे, ये आप ट्राई करना अपने आप, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के कम करके जब देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये जो मिरर है हमारा उत्तल दर्पण है, ये कार या गाड़ी जो भी हमारी होती है उसकी साइड मिरर या फिर रियर व्यू के लिए जो लगा होता है उसमें यही मिरर यूज़ करते हैं। एक तो वो पीछे का दिखाता है हमको इमेज, और वो दिखाता है कि कुछ आ रहा है, वो सीधा दिखाता है, हमेशा सीधा इमेज बनाता है। अगर उल्टा इमेज बना दे तो गाड़ी चलाने वाले तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए इसका इमेज हमेशा सीधा होता है, इसलिए गाड़ी में इसको यूज़ किया जाता है। और ये डिस्टेंस को उसी हिसाब से बताता है, पास आ रहा है तो बड़ा करता जाता है, दूर है तो छोटा रहता है, और डिस्टेंस भी ज़्यादा दिखाता है, पास होता है तो डिस्टेंस कम दिखाता है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण। इसमें बस आपको दो ही थे, क्योंकि आप कहीं पे भी रखोगे तो इमेज एफ और पी के बीच में ही बनेगा। ओके बेटा, इसके बाद बच्चे हम लोगों को रिलेशन प्रूव करना है। F = R/2 हम दोनों दर्पण के लिए करेंगे, अवतल दर्पण के लिए भी करेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी करेंगे।
अब ये पहले देखो F क्या है, R क्या है, ये आपको पता है बेटा। F क्या है, R क्या है। F होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? F और P के बीच की पोल से F का जो डिस्टेंस है उसको फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है बेटे। और R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं। उसका जो रिलेशन है वो अब हम प्रूव करते हैं। और बेटे ये F प्रूव करना, F = R/2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। अभी हमने आपको बता दिया कि F क्या है, फोकस दूरी है। पोल से फोकस की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमारा जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग है उसका जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो R से हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके लिए पहले हम अवतल दर्पण में इसको देखते हैं, फिर उत्तल दर्पण में भी इसका प्रूफ करेंगे। ओके बेटे, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण में हम प्रूफ करते हैं इसका F = R/2। अभी पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, ये आप बना लीजिए अपना मिरर। हमें अवतल दर्पण चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये साइड इसका पेंटेड होता है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे आपका F है और यहाँ पे कहीं पे C। जब भी आप इमेजेस भी बनाते हो ना तो आपको पहले से ही ये मिड पॉइंट पे लेना होता है। C और P के मध्य में लेंगे ना, तब आपकी जो इमेजेस है बहुत क्लियर बनेगी। ओके, ये आपको पता है C, F, P, ये सब P क्या है, F क्या है, C क्या है। अब हमको प्रूफ करना है F = R/2। तो हमें सारी प्रॉपर्टीज़ भी पता है कि कोई रे आई इंसिडेंस रे और वो रिफ्लेक्शन के बाद हमको पता है F में से पास होती है। ओके बेटे, ये पता है आपको। अब आप इसका अभिलंब खींच लीजिए, जहाँ फिर लंबवत किरण जो है वो ले लीजिए। यहाँ से थोड़ा क्लियरली बनाइएगा, पेंसिल को अच्छे से शार्पन करके। बेटे यहाँ पे फिर आपको पता है कि ये एंगल्स बनते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। हम इसका नाम रख लेते हैं मिरर का M और M'। ये हम किरण रख लेते हैं AB और ये किरण रख लेते हैं BF है ही है, और इसका नाम CP है। CP हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। M' हमारे पास अवतल दर्पण का नाम है। AB एक इंसिडेंस रे है और BF या फिर BD हम बोल देते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब बेटे आपको पता है कि जो अभिलंब होता है, अभिलंब खींचते हैं तो वो एंगल्स बनाता है। यहाँ पे एंगल I इंसिडेंस रे ने बनाया एंगल I, और रिफ्लेक्टेड रे ने कौन सा एंगल बनाया, R। ये तो यहाँ तक तो आपने पहले से ही कर रखा है, कुछ नया नहीं कर रहे हम। पैरेलल लाइन ये सब आपको पता है। इसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है, वहाँ तक कैसे जाएंगे बेटे, ये हम पहले लिख देंगे कि आप मान लीजिए, माना M' एक दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है बेटे। उसके बाद आपका क्या है, AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। बेटे ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको पता ही है। और BD आपकी परावर्तित किरण है, ठीक है, ये सब आपको पता है। अब हमको क्या है, यहाँ पे हम एंगल I और एंगल R में कोई रिलेशन होता है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिमेंबर कीजिए। और ये तीनों एक ही समतल में होते हैं और एंगल ऑफ I = होता है एंगल ऑफ R, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से हमको इस इमेज से मिल रहा है कि एंगल जो है हमारा
एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है। इसका रीज़न क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ से मिला हमको ये पॉइंट? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये हमको मिल गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी रख सकते हैं। बेटे मैथ्स करना है हमको, आप मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट है, इतना तो हमको पता है। तो आपको ये सारी पता है कि ट्रायंगल्स कैसे बराबर हो जाती हैं, जब उनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स बराबर हो जाती हैं, वो सब आप पढ़े हुए हैं। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। इसलिए आपको इजी लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर हमने बता दिया। अब बेटे ये वाले एंगल का नाम अगर हम ए रख लेते हैं, मान लीजिए, आप फिगर थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो क्लियर एकदम हो जाएगा। इसका नाम हमने ए रख दिया। अब बेटे ये फिगर देख के आपको आई और ए में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? आपने किया है ना, समानांतर रेखाओं को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो हमारे पास एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो Z के अंदर एंगल बनते हैं उनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ये आप लोग को जानते होंगे, आपने मैथ्स के थ्योरम्स भी सॉल्व की होंगी इससे रिलेटेड, ट्रायंगल्स में बहुत जगह आपने ये यूज़ किया होगा। तो ये जो Z के अंदर हमारे बन रहे हैं एंगल I इज़ इक्वल टू, आप लिख सकते हो ना, एंगल I इज़ इक्वल टू एंगल A। क्या रीज़न है? आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, आप इसको बोलते हो एकांतर कोण। दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो तो बेटे दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, दिख रहा है ना। अगर किसी का राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम इक्वल ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे वही करना है हमको। हम फ्रॉम, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिल गया? एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल आर, आपको ये चीज़ मिली। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल आर। और ये आपको पता है कोई ट्रायंगल है, अगर उसके 2 एंगल बराबर होते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटे? बराबर होती हैं। ये पता है ना आपको। बस वही प्रॉपर्टी अब हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल आर है, देयरफॉर सी एफ इज़ इक्वल टू बी एफ होगा। यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर सी एफ इज़ इक्वल टू बी एफ। क्यों होगा? बिकॉज opposite sides of equal angles, आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपका बेटे इस इक्वेशन का नाम भी आप कुछ रख लीजिए। 1 2 पहले लिख लिया, अब इसको हम नंबर 3 रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद बेटे आपको क्या देखना है, ये जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये सब हम बस इमेजिन करके करते हैं। तो ये मिरर ऐसे होता है कि बी पॉइंट जो है वो बहुत पास होता है पी के। अगर हम बहुत पास ले लेते हैं तो हमको ये डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको ऐसे शो करते हैं कि ये दूर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट आपका यहाँ पे ये बी है और ये पी है, यहाँ पे आपका एफ है ना, ये एफ है। अगर ये बहुत पास आ जाए बी और पी को अगर बहुत पास रख दिया जाए तो अगर आप डिस्टेंस इसको नाप लेते हो ना तो एफ पी और एफ पी लगभग बराबर हो जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम बी को पी के बहुत निकट रख दें, बहुत निकट रख दें तो क्या हो जाएगा बेटा? बी एफ जो है वो आपका एफ पी के बराबर, पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये हो गया बेटे, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटे?
हमने बहुत पास अगर रख दिया तो एफ बी और एफ पी, पी एफ और बी एफ दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। इसके बाद हमको सी पी की वैल्यू हमको चाहिए क्या, एफ चाहिए और आर चाहिए। आर क्या है, सी पी को आर बोलते हैं हम, और ये एफ पी को हमारा, ये एफ पी जो डिस्टेंस है वो एफ होता है फोकल डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो आर होता है। तो हमको सी पी, एक साइड पे सी पी चाहिए और एफ पी चाहिए। अब आप लिखो फ्रॉम डायग्राम, आप लिख सकते हो फ्रॉम डायग्राम या फ्रॉम द फिगर। आप क्या देख रहे हो, सी पी को आप कैसे लिख सकते हो, सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ, या फिर आप पी सी लिख लीजिए बेटा। पी सी को आप लिख सकते हो पी एफ प्लस एफ सी, लिख सकते हैं ना। अब ये देखिए पी एफ की वैल्यू यहाँ से उठाइए बी एफ, ऐसे ही सी एफ या एफ सी की वैल्यू यहाँ से उठाइए बी एफ। आप यूजिंग 3 and 4 यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग 3 and 4 आपको क्या मिल जाएगा, पी सी आपको मिल जाएगा बी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, ये भी पी एफ और वो भी पी एफ, पी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि एफ सी क्या है आपके पास, एफ सी है बी एफ के बराबर। ठीक है, बी एफ क्या है, पी एफ के बराबर। दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप इसको पी एफ लिख सकते हैं। और पी एफ आपको पता है कि फोकस दूरी होता है बेटे। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका पी सी या सी पी जो भी आप लिखना चाहिए, पी सी आपका आ जाएगा 2 times पी एफ। पी सी आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जो पी एफ है वो हमारा फोकस दूरी है, उसको 2f, इसको r से डिनोट करते हैं, और pf फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं। अब इस रिलेशन से आपके पास आ गया f इज़ इक्वल टू r/2, और ये हो गया आपका प्रूफ बेटे फॉर अवतल दर्पण। ये हमने अवतल दर्पण में प्रूफ कर दिया कि फोकस डिस्टेंस जो है वो रेडियस का हाफ होता है। या फिर कई बार बेटे ये ऐसे भी आ जाता है कि r इज़ इक्वल टू 2 times f है, तो भी यही बात है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं क्रिएट कर लेनी कि ये आ गया हमने तो ये किया था। तो ये सेम ही है और ये आता ज़रूर है, अच्छे से करना है आपको। ये अवतल दर्पण में आप समझ गए, ठीक है। अभी हम करेंगे उत्तल दर्पण में यही प्रूफ। चलिए, आपका है प्रूव दैट f इज़ इक्वल टू r/2। इस टाइम हमको करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, या तो आप उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है बेटे, वही डायग्राम फिर से बना लीजिए बेटा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, हमने साइड पे डायग्राम बनाते हैं, रुकिए, यहाँ बनाएंगे तो प्रूफ में प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपने अपना दर्पण रख दिया। उत्तल दर्पण का आपको उभरा हुआ जो साइड है वो परावर्तक सतह होती है। यहाँ पे पोल है हमारा, यहाँ पे कहीं पे आपका F होता है और यहाँ पे C होता है। अभी इसमें ये रे कोई भी हमने जैसे अपना अवतल दर्पण में प्रूफ किया है वैसे ही उत्तल दर्पण में करेंगे, कुछ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली है। ये आपका रे आया, ठीक है बेटे, आपतित किरण आई, यहाँ से ये ऐसे चली गई, हम डॉटेड लाइन से इसको F पे मिलाते हैं, यही करते हैं ना बेटा हम लोग। ये कर दिया हमने, और हमको पता है जो C से आने वाली होती है वो इसका अभिलंब होता है, लंबवत किरण जिस डायरेक्शन से आती है उसी में जाती है। ये कर दिया आपने। ये आपका अभिलंब भी होता है, इसलिए यहाँ पे आपके पास एंगल I और एंगल R मिलता है आपको, ठीक है बेटे। और ये यहाँ पे भी आप एक एंगल मिल गया, इसका नाम आप A रख लीजिए और ये वाले एंगल का नाम हम B रख लेते हैं। फिर से हमारे पास MM डैश AB, बाकी आपके पास है सब कुछ। वैसे ही लिखेंगे कि MM डैश इज़ अ मिरर, कोई उत्तल दर्पण है,
उसमें हमने एक आपतित किरण आई, ए बी आपतित किरण आई, और बी ये आप बी डी लिख लीजिए, बी डी परावर्तित किरण, सॉरी बी डी ये है, बी डी परावर्तित किरण है। उसके बाद हमको एंगल आई और एंगल आर मिल जाता है लंबवत किरण से या अभिलंब से। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये आपको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये आप जानते हैं। ठीक है बेटे, ये अभी और क्या हमको पता है, ये आई और ए देखिए कुछ लग रहा है, ये है, ये आई है, ये ए है, क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो ये भी इक्वल होते हैं ना बेटे, ये लिखेंगे। अभी या इसका नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब आप लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू या फिर आई इज इक्वल टू एंगल ए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली बेटे आपको रीज़न ज़रूर लिखने हैं साथ में, आते हैं आपको, नहीं आते तो आप थोड़ा सा रिवाइज़ करोगे ना, मैथ्स में आप कर रहे हो, आपको आ जाएंगे, आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो होते हैं हमारे पास इक्वल। ये हो गया, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। अब देखो ये एंगल और इस एंगल को देखो, ये पैरेलल, ये एंगल ऐसे, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना बच्चा। बस वही आपको यहाँ पे लिखना है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी। थर्ड इक्वेशन में आप क्या लिखोगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल बी। रीज़न क्या दोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही यहाँ तक, ये आपने सारे एंगल्स का पता है आपको, अल्टरनेटिव कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हम इसमें लगा रहे हैं। अब ये इक्वेशन 1, 2 और 3 को जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए आई, तो इसका मतलब आर और ए इक्वल हो जा रहे हैं। यहाँ पे आर और ए इक्वल हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आर बी है, तो मतलब ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे ना बेटे, कर लोगे ना, कर पाओगे आप। कंपेयर करो 1, 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपको क्या मिल रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आपको मिल रहा है। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो आप अभी हमने करा है कि हमारी जो साइड्स हैं ऑपोजिट टू दैट एंगल्स इक्वल होती हैं। आप लिख सकते हो कि बी एफ इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, देयरफॉर बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये हो गया बेटे यहाँ पे, इसका नाम आप नंबर 4 रख सकते हो। और फिर से वही बात कि अगर बी पी के बहुत पास होता है तो हमारा पी एफ और बी एफ इक्वल होता है। वही लाइन फिर से लिखेंगे कि अगर बी बहुत पास है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ़ बी इज़ वेरी नियर, बहुत पास आ जाए पी के, देन आप क्या लिख सकते हो, आपको मिलेगा बी एफ इज़ इक्वल टू पी एफ, ये मिल जाएगा बेटा जी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब आपको चाहिए सी पी, फिर से वैसे ही पी एफ प्लस एफ सी, उसमें आप ये वाली इक्वेशंस को यूज़ करोगे, आप कर लोगे। देखो फिर से आप लिखोगे पी सी इज़ इक्वल टू, यहाँ से आप आ गए यहाँ पे, पी सी इज़ इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, और आप इक्वेशन नंबर 4 और 5 जब यूज़ करोगे तो आप कहोगे पी सी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स पी एफ, और पी एफ और पी सी का पता है ये आर होता है, और ये बेटे फोकस दूरी होता है आपको। तो आप यहाँ से आपके पास आ गया एफ इज़ इक्वल टू आर अपॉन 2। क्लियर हो गया बेटे, बहुत इजी है, आपको बस अपनी मैथ्स में जाना है। ये फिज़िक्स और मैथ्स दोनों एक साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे कौन से एंगल क्यों बराबर हैं, साइडें क्यों बराबर कर दी, और ये हमने पी सी को पी एफ प्लस एफ सी कैसे लिख दिया, ये भी आपको पता है। मैथ्स में हम करते हैं कि अगर यहाँ तक ये
कोई डिस्टेंस हमको दे रखा है ए बी और बीच में सी आ जाता है तो हम उसको ए सी प्लस सी बी करके ए बी हमें मिलता है, ये आप जानते हैं। ठीक है बेटे, बस वही सब यूज़ करके हमने इसको प्रूफ कर दिया है। इसके बाद आपका जो हम आगे करेंगे वो देखते हैं कि क्या इसको अपवर्तन को आगे चलना है या हमें इसमें अभी न्यूमेरिकल्स आई थिंक हमको करने चाहिए। इसके बाद हम आपको अपने जो इमेजेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उसमें देखेंगे कि हम कैसे मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, अभी आज आप क्या करिएगा, अपने सारे इमेजेस ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी। अपने आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखो और उसको उसकी रे डायग्राम बना के उसका इमेज बना के देखो कि उसकी क्या क्या प्रकृति क्या आ रही है, सीधा उल्टा कैसे, आभासी के ओरिजिनल, वर्चुअल या रियल, वो सब आप अपना देखेंगे। ठीक है बेटे, आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इन सब चीज़ों को याद कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।